बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर अदबिस्तान के सामीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया। पोरस के हाथी, मुसन्निफ नसीम हिजाजी। तीसरा मंजर। भारत का सदर राधा कृष्णन, वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे 8 वज़रा एक कमरे में बैसवीं मेज़ के गिरद दायरे में बैठे हैं। राधा कृष्णन: मुझे ये सारे वाक़यात एक भयानक ख्वाब महसूस होते हैं। 6 सितंबर के दिन मैंने रेडियो से पहली ये खबर सुनी थी कि हमने लाहौर के हवाई अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके बाद रेडियो ने यह ऐलान किया था कि अब हमारी बहादुर अफ़वाज जय हिंद के नारे लगाते हुए अनारकली के बाज़ार में मार्च कर रही हैं। इसके बाद कोई दिन ऐसा ना था जब हमें बर्री और फ़ज़ाई जंगों में भारत की अजीम तरीन फतूहात की खबरें नहीं सुनाई गई। और अब हालत यह है कि भारत के सदर को भी सही खबरें मालूम करने के लिए पाकिस्तान का रेडियो सुनना पड़ता है। इंदिरा गांधी: महाराज, ऑल इंडिया रेडियो की पहली जिम्मेदारी अवाम का मोराल बुलंद रखना है। सही खबरें मालूम करने के लिए आपको जनरल हेडक्वार्टर से रब्ता रखना चाहिए। राधा कृष्णन: लेकिन जनरल हेडक्वार्टर से मुझे जो खबरें मिलती हैं वो पाकिस्तान रेडियो पर 2-3 दिन पहले नशर हो जाती हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कि हमारे कमांडर मनगढ़ंत खबरों से हमारी सेनापति को बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारा सेनापति हमें बेवकूफ़ बनाता है। अब हमारे लिए ये काम रह गया है कि हम भारत के अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें। चोन: महाराज, अवाम का मोराल ठीक रखना भी तो ज़रूरी है ना। राधा कृष्णन: लेकिन ये बातें लोगों से कब तक छुपी रहेंगी कि सियालकोट, वाघा, कसूर, राजस्थान और छम के महाज हमारे सिपाहियों, हमारी तोपों और हमारे टैंकों के मरघट बन चुके हैं। पठानकोट, हलवाड़ा, जालंधर, नबाला, आदमपुर और जामनगर के हवाई अड्डों पर हमारे हवाई जहाज़ों के ढांचे बिखरे हुए हैं। द्वारका का बहरी अड्डा तबाह हो चुका है और पाकिस्तान की जितनी ज़मीन पर हमने कब्ज़ा किया था उससे 4 गुना ज़्यादा रकबा पाकिस्तान के रकबे में जा चुका है। पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे टैंकों का नुकसान 6 गुना और हवाई जहाज़ों का नुकसान 10 गुना ज़्यादा है। नंदा: महाराज, आपको अवाम के मुतालिक चिंता नहीं करनी चाहिए। हमने पाकिस्तान रेडियो सुनने पर पाबंदी लगा दी है। राधा कृष्णन: लेकिन तुम कितनी देर तक उनकी आंखों पर पहरे बिठा सकोगे? अब सारी दुनिया का प्रेस और तमाम मुल्कों के रेडियो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तुमने ऐलान जंग किए बगैर इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान पर हमला किया था कि तुम चंद घंटों के अंदर अंदर दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर कर दोगे और दुनिया पर तुम्हारी ताकत का रोब बैठ जाएगा। और जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह पाकिस्तान में भी जिसकी लाठी उसकी भैंस का नारा लगा सकोगे। और फिर चीन के साथ मामूली छेड़छाड़ के बाद तुम पाकिस्तान के मसले से यूएनओ की तवज्जो हटा सकोगे। लेकिन अब एक तरफ हम पाकिस्तान के हाथों पिट रहे हैं और दूसरी तरफ हमें चीन ललकार रहा है। एशिया में हमारी हालत वही है जो जंग आलमगीर के इख्तिताम के अय्याम में इटली की थी। अब अदम तशद्दुद का चूल्हा पहनकर भी हम अपने मुंह की स्याही नहीं छुपा सकते। मगरबी ताकतें हमें इसलिए गोला और बारूद देती हैं कि वो हमें जनूबी मशरिकी एशिया में चीन का मद्देमुकाबिल समझती थीं। लेकिन अब सारी दुनिया ये कह रही है कि जो मुल्क पाकिस्तान के हाथों पिट रहा है वो चीन का मुकाबला कैसे करेगा। हमने भारत की फ़ौजी क़ुव्वत में इजाफ़ा करने के लिए अवाम को नंगा और भूखा रखा है, लेकिन हमारी 18 साल की तैयारियों का अंजाम ये है कि हम एक महाज पर गज़ों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और दूसरे महाज पर मीलों के हिसाब से पीछे भागते हैं। काश तुम लोग जल्दबाजी से काम ना लेते। मैंने चून को समझाया था कि अगर हमें अपनी फ़तह के मुतालिक 1% भी शुबा हो तो भी हमें जंग का ख़तरा मोल नहीं लेना चाहिए। हम चंद साल और तैयारियां कर सकते थे और इस अरसे में दूसरे चौथे महीने चीन के ख़िलाफ़ सिर्फ बयान देकर या जुलूस निकाल कर
यह जुलूस निकाल कर मगरबी मुल्कों से लातादाद रुपया हासिल कर और असलहा हासिल कर सकते थे। इस जंग में मैंने सिर्फ ये नतीजा अखज़ किया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए हमारे हर सिपाही के पास एक टैंक होना चाहिए और हर टैंक की हिफाजत के लिए एक तोपखाना होना चाहिए और एक हवाई बेड़ा होना चाहिए। इस कीमती सामान की हिफाजत के लिए रॉकेट और एटम बम होने चाहिए। हमारी वज़ीर इत्तलात को शायद इस बात का एहसास नहीं कि ऑल इंडिया रेडियो की नशरियात ने भारत की हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। 6 सितंबर के दिन जंग शुरू होने से चंद घंटे बाद रेडियो ने यह ऐलान किया था कि लाहौर फतह हो चुका है और इस ऐलान से चंद मिनट बाद सेठ मूलचंद और सेठ धनी राम मेरे पास मिठाई लेकर पहुंच गए। डॉक्टरों ने मुझे मिठाई खाने से मना कर रखा है, लेकिन फतह की खुशी और सेठ साहिबान के इसरार पर मैंने 5-6 लड्डू खा लिए थे। नतीजा ये निकला कि मुझे अब तक बदहज़मी की शिकायत है और बदहज़मी से ज़्यादा मुझे इस बात की शिकायत है कि सेठ धनी राम मुझे हर रोज़ 3-4 मरतबा फ़ोन करता है कि लाहौर के मुतालिक सरकारी ऐलान कब होगा। अब आप बताएं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए। वो मुझे ये भी कहता है कि मैंने लाहौर की फतह की खबर सुनकर 5 मन लड्डू तकसीम किए थे, 50,000 रुपया वॉर फंड में दिया था और इसके अलावा 1,000 रुपया हनुमान जी और काली देवी के मंदिरों को दान किया था। नंदा: महाराज, धनी रामचंद और ठेके लेने के लिए आपको ब्लैकमेल करता है, वरना इसे मालूम है कि लाहौर फतह नहीं हुआ। अमृतसर, जालंधर और अंबाला में इसके एजेंट मौजूद हैं और वो टेलीफोन पर उसे एक एक पल की खबर देते रहते हैं। मेरी पुलिस बाकायदा इसका टेलीफोन टैप करती है। वो हमारा मजाक उड़ाता है, लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। उसने 3 मन लड्डू तकसीम किए हैं और लाखों मन अनाज, घी, चीनी ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके कई ज़्यादा रकम जमा कर ली है। मेरी इत्तला के मुताबिक उसने कई शहरों से अनाज और चीनी के अलावा तेल और सिगरेट भी गायब कर दिए हैं। इसी तरह मूलचंद ने भी 6 सितंबर की शाम लड्डू तकसीम किए थे और 7 सितंबर की सुबह कपड़े की ब्लैक मार्केट शुरू कर दी थी। महाराज, अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों को आज ही गिरफ्तार हो सकते हैं। शास्त्री: लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो, ये दोनों स्टेट कांग्रेस, हिंदू महासभा और जिनसिंह को हर साल हज़ारों रुपया चंदा देते हैं। मैं तुम्हें ज़्यादा चंदा मांगने की इजाज़त दे सकता हूँ, लेकिन इनकी ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का मशवरा नहीं दूंगा। तुम जानते हो कि वो बाज़ अखबारों को भी रुपया देते हैं और ऐसे सैकड़ों साहूकारों के नाम शाया करवा सकते हैं जो ब्लैक मार्केट से इनकी निस्बत ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन तुम कांग्रेस की बदनामी के खौफ से उन पर हाथ नहीं डाल सकोगे। सूरन सिंह: महाराज, मैं वज़ीर खुराक के मामलात में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन आपको मालूम नहीं कि आसाम में चावल का भाव 100 रुपये मन से भी ज़्यादा हो गया है। जोन बरम होकर: ये हम सबको मालूम है, लेकिन इस मीटिंग का मकसद चावल का भाव कम करना नहीं, बल्कि जंग के हालात पर गौर करना है। एक अफसर कमरे में दाखिल होता है। अफसर: महाराज, जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह तशरीफ़ ले आए हैं। जनरल और एयर मार्शल कहते हैं कि हमारा वक्त बहुत कीमती है। कृष्णम आचार्य: लेकिन मैं तो ये महसूस करता हूँ, अगर जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह हर रोज़ अपने कीमती वक्त से चंद घंटे ज़ाया कर लिया करें तो हमारे टैंकों और हवाई जहाज़ों के नुकसानात कम हो सकते हैं। एक जेट हवाई जहाज़ की कीमत करीबन 1 करोड़ और एक टैंक की कीमत 7-8 लाख रुपए होती है। चोन: ये मजाक का कौन सा वक्त है? कृष्णमाचारी: मैं मजाक नहीं करता चोन जी, मैं भारत की किस्मत का रोना रो रहा हूँ। भारत के टैंकों और हवाई जहाज़ों की तबाही की खबरें सुनकर मेरा वज़न 2.8 तोले रोज़ाना के हिसाब से कम हो रहा है और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा घर बलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट या अम्बाला में नहीं है, वरना मेरा वज़न शास्त्री जी से भी कम हो जाता। शास्त्री: मैं एहतजाज करता हूँ, मेरा वज़न कतई कम नहीं हुआ। कृष्णमाचारी: महाराज, आज आपका वज़न इसलिए कम नहीं हुआ कि आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़जाना नहीं हैं, जिसे सोने से पहले एक एक दमड़ी का हिसाब देखना पड़ता है। महाराज, मैं ये महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौजें जो गोले हमारे टैंकों और हवाई जहाज़ों पर बरसाती हैं, वो मेरे सीने पर लगते हैं। परसों रात मैंने सपना देखा था कि मैं हवाई अड्डा बन गया हूँ और दुश्मन के लड़ाका तैयारे मुझ पर गोलियां बरसा रहे हैं। कल मैंने ये सपना देखा था कि मैं एक टैंक हूँ और अपनी मर्जी के खिलाफ भागता हुआ दुश्मन की तोपों की जद में आ गया हूँ। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं हाथी बन गया हूँ। जोन बदवास होकर: हाथी? वज़ीर ख़जाना: हाँ महाराज,
और इसकी वजह ये थी कि हमारे एक आर्मर्ड डिवीज़न के टैंकों का निशान काला हाथी है। जंग से पहले मैं ये सोचा करता था, जब हमारे काले हाथी सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान का रुख करेंगे तो दुनिया को पोरस के हाथी भूल जाएंगे। लेकिन कल शायद मेरे दिमाग पर अपने टैंकों यानी काले हाथियों की तबाही का असर था, वरना ख्वाब में मेरे टैंक बन जाने और टैंक से काला हाथी बन जाने और हाथी बनने के बाद अपनी सूंड, अपने कानों, एक आंख और एक टांग से महरूम हो जाने की वजह और कोई नहीं हो सकती। महाराज, काला हाथी बन जाने के बाद दुश्मन के सिपाही मुझे लाठियों से हाँक रहे थे। फिर जब मैं इस भयानक सपने से बेदार हुआ तो मेरा सारा जिस्म दुख रहा था। जून। अपने होंठ काटते हुए मैंने इस बेवकूफ़ को हिदायत की थी कि फर्स्ट आर्मर्ड डिवीज़न के टैंकों से काले हाथी का निशान मिटा दिया जाए। राधा कृष्णन। और वो बेवकूफ़ कौन है? जून। जनरल चौधरी महाराज, जो जंग शुरू होने से पहले तमाम पेशगोइयाँ ज़रूरी समझता है। राधा कृष्णन। कैसी पेशगोइयाँ? कैसी बदशगुनियाँ? इंदिरा गांधी। महाराज, हमारे रक्षा मंत्री हाथी और पुरस के जिक्र को भारत के लिए बदशगुनियाँ ख्याल करते हैं। जॉन तिल मिलाकर। श्रीमती जी, क्या आपकी तशरीह की कोई ज़रूरत बाकी रह गई थी? भगवान के लिए कोई और बात कीजिए। अफसर से। तुम उल्लू की तरह क्या देख रहे हो? इन्हें बुलाते क्यों नहीं? अफसर भाग कर निकल जाता है। जनरल चौधरी और एयर मार्शल अर्जुन सिंह कमरे में दाखिल होते हैं और हाज़रीन से मुसाफा करने के बाद कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। जॉन। जनरल चौधरी, मुझे मालूम हुआ है कि आप बहुत जल्दी में हैं, खैरियत तो है ना? जनरल चौधरी। हाँ महाराज, मेरे घर में बिल्कुल खैरियत है। इंदिरा गांधी हंसी जब्त करते हुए। जनरल साहब, चून जी ने आपके घर की खैरियत नहीं पूछी। जनरल चौधरी परेशान होकर इंदिरा गांधी की तरफ देखता है। राधा कृष्णन। जनरल साहब, वज़ीर इत्तलात का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमें आपके घर की खैरियत से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इस वक्त हमसे आपसे जंग के हालात सुनना चाहते हैं। जनरल चौधरी। आपने ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुना महाराज? शास्त्री। ऑल इंडिया रेडियो का काम आवाम का मोराल बुलंद रखना है, लेकिन हमें सही इत्तलात की ज़रूरत है। जनरल। महाराज, अगर आपको मोराल की ज़रूरत नहीं तो पाकिस्तान रेडियो सुन लिया करें। इसकी खबरें बाज़ औक़ात मेरी अपनी इत्तलात से भी ज़्यादा दुरुस्त साबित होती हैं। इंदिरा गांधी। जनरल साहब, हम पाकिस्तान रेडियो की तारीफ़ सुनने के लिए इस जगह पर जमा नहीं हुए। नंदा। सेनापति का मकसद पाकिस्तान रेडियो की तारीफ़ करना ना था, और हम में से किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत का सेनापति हैदराबाद का वो फातेह, जिसका नाम सुनकर भारत माता के तमाम नर नारी जय हिंद के नारे बुलंद करते हैं, इस जंग के हालात से हमारी निस्बत कम परेशान है। जनरल चौधरी। नंदा जी महाराज, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपको मेरी वकालत की ज़रूरत नहीं। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी और वज़ीर को मुझ पर कोई एतराज़ है तो उसे खुलकर बात करनी चाहिए। मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। शास्त्री। जनरल साहब, आपको हरगिज़ ये नहीं सोचना चाहिए कि आप पर मेरा एतमाद कम हो गया है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि इस जंग के मुतालिक आपके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए हैं। जनरल चौधरी। इस जंग के मुतालिक हम सब के अंदाजे गलत साबित हुए हैं महाराज। शास्त्री। जंग के मुतालिक सिविल हुकूमत के अंदाजे गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन आप मुल्क के सेनापति हैं। अगर आपके अंदाजे भी गलत साबित हो तो भारत माता का क्या बनेगा? जनरल चौधरी। अगर आप जंग ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर भारत की फ़ौज ने आपकी तवक्कात पूरी नहीं की तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। शास्त्री। जनरल साहब, अगर आप जानते हैं कि हम आपको नाराज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपने जंग शुरू करने से पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि लाहौर पहले दिन ही फतह हो जाएगा और आपकी फ़ौज दोपहर का खाना वहीं खाएगी। इंदिरा गांधी। जनरल साहब, आपने ये ऐलान किया था कि आप 6 सितंबर के दिन लाहौर जिम खाना में शराब उड़ाएंगे। कृष्णमाचारी। और मेरी मौजूदगी में आपने नंदा जी से वादा किया था कि आप इनके दस्तरख्वान के लिए हर रोज़ कसूर की ताज़ा मेथी के पार्सल रवाना किया करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि आप जंग के दूसरे या तीसरे दिन कसूर पर भी भारत का झंडा लहराने का प्रोग्राम बना चुके थे। जून जी कहते फिरते थे कि लाहौर से चंद घंटे बाद सियालकोट भी फतह हो जाएगा और वो खेलों के सामान के लदे हुए ट्रक मंगवाएंगे और दिल्ली के स्कूलों में मुफ्त तकसीम करेंगे। शास्त्री। जनरल साहब, आपको मालूम है कि लाहौर की फतह की खबर सुनकर हज़ारों आदमी जय हिंद के नारे लगाते हुए नारकली और माल रोड की दुकानें लूटने के लिए रवाना हुए थे। उन पर क्या गुजरी थी और सेठ बद्री प्रसाद और ओम चंद ने
लाहौर का गल्ला उठाने के लिए जो ट्रक भेजे थे उन पर क्या लादा गया था? जनरल चौधरी भरम होकर, मैं पूछ सकता हूँ कि इन सवालात का फौज के साथ क्या ताल्लुक है? नंदा, जनरल साहब, इन सवालात का फौज के साथ गहरा ताल्लुक है। जो काफिले आपके हाथों फतह हुए होने वाले लाहौर को लूटने गए थे वो लाहौर से 14 मील दूर पाकिस्तान की गोलियों का सामना कर रहे थे और इनके सामने भारत के सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थीं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपकी फ़ौज ने सेठ बद्री प्रसाद और ओमचंद जी को मायूस नहीं किया और उनके ट्रक लाशों से भरकर वापस कर दिए। जनरल चौधरी, क्या आपका ये मतलब है कि वो लाशें भारत के सेनापति को अपने कंधे पर उठाकर वापस लानी चाहिए थी? जॉन, माय डियर जनरल, इनका मतलब आपको ताने देना नहीं, ये सिर्फ आपकी नाकामी की वजह मालूम करना चाहते थे। जनरल चौधरी, महाराज, मेरी नाकामी की वजह यह है कि मैं भारत की फ़ौज का सेनापति हूँ और भारत की फ़ौज खालिस भारतीय और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की फ़ौज खालिस पाकिस्तानी है। इसलिए अगर हमें खालिस भारतीय हमले का खालिस पाकिस्तानी जवाब मिला है तो आप मुझे कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर आप मेरी बजाय मेरी फ़ौज के अफसरों और सिपाहियों से इस नाकामी की वजह पूछ लेते तो आपको मेरा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत पेश ना आती। क्यों? और आपके अफसर और सिपाही क्या कहते? जनरल चौधरी, महाराज, वो ये कहते कि हमने ये जंग खालिस फ़ौजी असूलों के तहत लड़ी और पाकिस्तानी इतने बेढब हैं कि उन्होंने किसी महाज पर भी इन असूलों की परवाह नहीं की। शास्त्री, और वो असूल क्या हैं जिन्हें पल्ले बांध कर आपने भारत की इज्जत खाक में मिला दी और जिनसे बेपरवाह होकर पाकिस्तानी फ़ौज ने लाहौर, सियालकोट और कसूर को बचा लिया है? जनरल चौधरी, महाराज, अगर आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं तो मैं यहाँ एक मिनट भी ठहरना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मामले की तह तक पहुँचना चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकता हूँ। जॉन, जनरल साहब, आप हमें समझाने की कोशिश ना करें, हम इस मामले की तह तक पहुँचना चाहते हैं। आपको ये ख्याल भी दिल में नहीं लाना चाहिए कि हम में से कोई हैदराबाद और गोवा के फाते के साथ मजाक कर सकता है। जनरल चौधरी कदरे मुतमईन होकर, जंग का पहला असूल यह है कि अगर मुकाबले करने वाले की पोजीशन कमज़ोर हो तो वो हमेशा पसपा होकर या हथियार डालकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और हमला करने वाला हमेशा अपनी ताकत से फ़ायदा उठाकर इस वक्त तक आगे बढ़ता चला जाता है जब तक उसके रास्ते में कोई ख़तरा रुकावट ना आ जाए। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने हर महाज पर इस असूल की खिलाफ वर्जी की है। इसकी पोजीशन जिस कदर कमज़ोर होती है इसी कदर वो जमकर लड़ती है। पाकिस्तान का सिपाही इस वक्त तक लड़ता है जबकि उसे चारों तरफ मौत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इनकी प्लाटून हमारी कंपनी, उनकी कंपनी हमारी बटालियन, हमारे ब्रिगेड के सामने भी डर जाती है। हमें ऐसा महसूस होता है कि मौत इनके लिए एक खेल है। बमों और गोलियों की बारिशों को वो फूलों की बारिश समझते हैं। पसपा होना और हथियार डालना तो उन्होंने सिखाया ही नहीं गया। इसका नतीजा ये होता है कि जनरल चौधरी खामोश हो जाता है। शास्त्री, जनरल साहब, आप खामोश क्यों हो गए? जनरल चौधरी, महाराज, इसका नतीजा ये होता है कि हम खुद हथियार डालने और पसपा होने पर मजबूर हो जाते हैं। जॉन, और आप पसपा क्यों होते हैं? अगर पाकिस्तानी मौत को खेल समझते हैं तो आपको उनका शौक़ पूरा क्यों नहीं करते? जनरल चौधरी, महाराज, भारत के सिपाही इसलिए पसपा होते हैं कि वो मौत को एक खेल नहीं समझते। राधा कृष्णन, तो आपका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान के सिपाही मौत से बेपरवाह होकर लड़ते हैं तो भारत के सिपाही मौत से खौफजदा होकर भाग उठते हैं, यानी पाकिस्तान के सिपाहियों के हिस्से का खौफ भारतीय सिपाहियों के हिस्से आ जाता है। जनरल चौधरी, मेरा यही मतलब है। महाराज, जंग का दूसरा असूल ये है कि किसी फ़ौज को फतह की उम्मीद सिर्फ उस वक्त तक होती है जब तक कि उसके पास दुश्मन का मुकाबला करने के वसाइल मौजूद हों। लेकिन पाकिस्तान के सिपाही हमारा हमला रोकने या हम पर हमला करते वक्त ये सोचने की तकलीफ भी गवारा नहीं करते कि हमारे टैंकों के मुकाबले में उनके टैंकों और हमारी तोपों में मशीन गनों और हवाई जहाज़ों के मुकाबले में उनके टैंकों, तोपों, मशीन गनों और हवाई जहाज़ों की तादाद कितनी है। वो हर हाल में आखिरी वक्त तक इस उम्मीद और यकीन के साथ लड़ते हैं कि फ़तह सिर्फ उनके लिए है, यहाँ तक कि वो अपनी मौत को भी फ़तह समझते हैं। और आप सबको ये सुनकर सदमा होगा कि मेरा मतलब है कि आप अपने सेनापति की ज़बान से ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि यही उम्मीद और यकीन बिलाखिर उनकी शिकस्त को फ़तह से बदल देता है। फिर हम ये देखते हैं कि राधा कृष्णन, फिर आप क्या देखते हैं? जनरल साहब, जनरल, कुछ नहीं महाराज,
मेरी समझ में कुछ नहीं आता। अगर मैं सच्ची बात करूं तो आप मुझे पागल ख्याल करेंगे। शास्त्री की तरफ मुतवज्जा होकर, प्रधानमंत्री जी, अगर आप भारत के सेनापति होते और आप ये देखते कि आपके टैंक लाहौर की सड़क पर भागे चले जा रहे हैं और इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, और आपको ये भी मालूम होता कि लाहौर सिर्फ 13-14 मील दूर रह गया है, तो आप क्या सोचते? शास्त्री, मैं अपनी घड़ी की तरफ देखता, फिर टैंकों की रफ्तार मालूम करने के बाद ये अंदाज़ा लगाता कि मुझे लाहौर पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। जनरल चौधरी, महाराज, अगर आपकी घड़ी पर सुबह 10 बजे का वक्त होता और आप ये देखते कि सड़क के किनारे एक लकड़ी का छकड़ा खड़ा है जिस पर घास वगैरह लदी हुई है, फिर अचानक आपको ये मालूम होता कि लकड़ी का ये छकड़ा फौलाद के टैंकों से ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आपकी क्या हालत होती? जोन राधा कृष्णन, एक एक साथ, लकड़ी का छकड़ा? शास्त्री, जनरल चौधरी, हाँ जनाब, लकड़ी का छकड़ा। आपको जनरल नरंजन प्रसाद ने ये नहीं बताया कि हमारे दो टैंक एक लकड़ी के छकड़े की फायरिंग से तबाह हुए थे? कृष्णमाचारी, जनरल साहब, अगर आप मजाक नहीं करते, मेरा मतलब है कि अगर लकड़ी का छकड़ा 2 टैंक तबाह कर सकता है तो हमें सबसे पहले छकड़े जमा कर लेने की फिक्र करनी चाहिए। जोन, कृष्णमाचारी हर वक्त बचत के मुतालिक सोचते हैं। भला लकड़ी का छकड़ा टैंक कैसे तबाह कर सकता है? जनरल, महाराज, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज के किसी अफसर ने हमारे टैंक देखे हैं और टैंकों के साथ उसने ये देखा है कि हमारा इन्फेंट्री आगे बढ़ रही है। इंदिरा गांधी, फिर क्या हुआ? जनरल चौधरी, फिर एंटी टैंक गन ने यके बाद दीगरे 2 फायर किए और आन की आन में हमारे 2 टैंक तबाह कर दिए। फिर बाकी टैंकों को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं हुई और मशीन गनों की गोलियों की बारिश में हमारी इन्फेंट्री को भी पीछे हटना पड़ा। शास्त्री, लेकिन एंटी टैंक का छकड़े के साथ क्या ताल्लुक था? जनरल चौधरी बुलंद आवाज़ में, एंटी टैंक छकड़े के ऊपर लदी हुई थी महाराज, और घास उसके ऊपर डाल दी गई थी। सिर्फ नाली का आखिरी सिरा घास से बाहर था जो हमारे सिपाहियों को नज़र नहीं आ सका। कृष्णमाचारी, और इस छकड़े पर लदी हुई एंटी टैंक ने हमारे 2 टैंक तबाह कर दिए? जनरल चौधरी, हाँ महाराज, ये एक अनहोनी बात थी। मैंने दुनिया भर की जंगों के हालात पढ़े थे, लेकिन मेरी नज़र से कोई ऐसा वाक़या नहीं गुजरा कि लकड़ी के छकड़े से फौलाद के टैंकों को तबाह करने का काम लिया गया हो। ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे बाकी टैंक पीछे हट गए, वरना पाकिस्तानी शायद हमारे 1-2 और टैंक तबाह कर डालते। कृष्णमाचारी, अगर लकड़ी का छकड़ा इस कदर ख़तरनाक साबित हो सकता है तो हमें इतने कीमती टैंक खरीदने की क्या ज़रूरत है? हम आपको एक टैंक के बदले 500 छकड़े दे सकते हैं। इस तरह हम जंग भी जीतेंगे और ज़रिए मुबादला भी बचाएंगे। भारत में लकड़ी के छकड़ों और घास की कमी नहीं। जनरल चौधरी, छकड़े तो बहुत हैं महाराज, लेकिन आप ऐसे आदमी कहाँ से लाएंगे जो बमों की बारिश में खड़े होकर इस किस्म की बातें सोच सकते हो? शास्त्री, पाकिस्तान ऐसे आदमी कहाँ से लाता है? जनरल चौधरी, पाकिस्तान ऐसे आदमी बाहर से नहीं लाता महाराज। जिस तरह कोयटा में अंगूर, कश्मीर में ज़ाफ़रान और कसूर में वो सब्ज़ी में नाम भूल गया, वो कौन सी सब्ज़ी थी नंदा जी? कृष्णमाचारी अपनी हंसी जब्त करते हुए, मेथी। इंदिरा गांधी हंसती है और बाकी सब नंदा की तरफ देखते हैं। जनरल चौधरी, हाँ हाँ, मेथी। नंदा जी कहते थे कि मेथी भारत में भी उगती है, लेकिन कसूर की मेथी का कोई मुकाबला नहीं। इसकी चंद सूखी पत्तियां भी हंडिया में डाल दी जाएं तो सारा मोहल्ला महक उठता है। नंदा के सिवा बाकी सब हंसते हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं। मेरा मतलब ये है कि जिस तरह कसूर में ख़ास किस्म की मेथी पैदा होती है, इसी तरह पाकिस्तान में वो सिपाही पैदा होते हैं जो आखिरी वक्त तक लड़ते हैं और बदतरीन हालात में भी जंग का पांसा पलट देते हैं। चून, लेकिन हम इसकी वजह पूछना चाहते हैं। जनरल चौधरी, जनाब, मुझे इसकी वजह भी मालूम है, लेकिन मैं आपका मोराल ख़राब नहीं करना चाहता। राधा कृष्णन, आप वजह बताएं और हमारे मोराल की फ़िक्र ना करें। जनरल चौधरी, मैं पाकिस्तान के एक जंगी कैदी से बातें कर चुका हूँ जो ज़ख्मी होने के बाद सिसक रहा था। उससे मेरे सवालात के जवाब में ये कहा था कि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मुसलमान मौत से नहीं डरता। शास्त्री, अगर उसने हथियार डाल दिए थे तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो मौत से नहीं डरता? जनरल चौधरी, महाराज, उसने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी मेरे 5 सिपाही हलाक कर दिए थे। उसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया
जब वो खून से लथपथ था और उसका बारूद ख़त्म हो चुका था। मैंने उससे पूछा, फ़र्ज़ करो अगर तुम चंद दिनों तक तंदुरुस्त हो जाओ और हम तुम्हें कैद से आज़ाद कर दें तो तुम क्या करोगे? उसने जवाब दिया, मैं ज़्यादा बारूद लेकर वापस आऊँगा और ये एहतियात करूँगा कि मेरी कोई गोली रहेगा ना जाए। डॉक्टर का ख्याल था कि वो सिर्फ चंद घड़ियों का मेहमान है। मैंने पूछा कि मरने से पहले तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे हम पूरा कर सकें? तो उसने इत्मीनान से जवाब दिया, इस वक्त मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, लेकिन तुम उसे पूरा ना कर सकोगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद मेरी लाश पानीपत के मैदान में दफन कर दी जाए। मैंने हैरान होकर उसकी वजह दरियाफ्त की तो वो बोला, पानीपत का मैदान दिल्ली के रास्ते की एक अहम मंजिल है। मैं ये चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान का लश्कर वहाँ पहुँचे तो मेरी रूह उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद हो। मैंने कहा, बेवकूफ़, तुम अब भी ये उम्मीद रखते हो कि हम पाकिस्तान के लश्कर को पानीपत की तरफ बढ़ने देंगे? तो उसने जवाब दिया, मेरे 4 बेटे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पानीपत का रुख करने वाली फ़ौज के साथ आएंगे, और अगर वो ना आ सके तो मेरी दूसरी, तीसरी या चौथी नस्ल का कोई ना कोई जवान ज़रूर पहुँचेगा। फिर मेरे साथ उन गाजियों और शहीदों की रूहें उनका इस्तकबाल करेंगी जो पानीपत की तीसरी जंग में अहमद शाह अब्दाली के साथ थीं। लेकिन मुझे यकीन है कि हमें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे मज़ालिम बहुत जल्द पाकिस्तान के 10 करोड़ इंसानों को अहमद शाह अब्दाली का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर देंगे, और तुम्हारा अंजाम वही होगा जो पानीपत के मैदान में मरहटों का हुआ था। जून, और आपने उसका गला क्यों ना घोट दिया जनरल साहब? जनरल चौधरी, मुझे उसका गला घोटने की ज़रूरत ना थी, वो मर रहा था। जून, लेकिन आपने उसे बातें करने की इजाज़त क्यों दी? जनरल, अगर मैं उसे बातें करने की इजाज़त ना देता तो आज आपके इस सवाल का जवाब ना दे सकता कि पाकिस्तान के सिपाही भारत के सिपाहियों से मुख्तलिफ क्यों हैं, वो आखिरी वक्त तक पुरुम्मीद क्यों रहते हैं और मौत से क्यों नहीं डरते। इंदिरा गांधी, अगर मेरे पिताजी के सामने कोई पाकिस्तानी ऐसे बातें करता तो वो इससे ये पूछते कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम मरने के बाद पानीपत के मैदान में पाकिस्तान के सिपाहियों का इस्तकबाल कर सकोगे। जनरल चौधरी, श्रीमती जी, ये बात मैंने भी पूछी थी, लेकिन वो ये कहता था कि जो शहीद होते हैं वो मरते नहीं बल्कि हमेशा ज़िंदा रहते हैं। मरते वक्त इसके आखिरी अल्फाज ये थे, मुझे मालूम है कि तुम मुझे पानीपत में दफन नहीं करोगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरने के बाद मेरी रूह तुम्हारी कैद से आज़ाद हो जाएगी और मैं माजी के अनगिनत शहीदों के साथ इन मैदानों का तवाफ़ किया करूँगा जिनकी खाक में मुसलमानों की गैरत और शुजाअत की दास्तानें दफन हैं। मैं इन काफ़िलों की राह देखा करूँगा जो किसी नए गज़नवी या अब्दाली की रहनुमाई में पाकिस्तान की सरहद से नमूदार होंगे और भारत के इन करोड़ों इंसानों को अमन का पैगाम देंगे जो 18 साल से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। शास्त्री, आपने उसे ये नहीं बताया था कि भारत की आबादी पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा है और हमारी अफवाज, हमारे टैंकों, हवाई जहाज़ों, तोपों और दूसरे हथियारों की तादाद भी उसकी निस्बत कहीं ज़्यादा है। जनरल चौधरी, मैंने उसे बताया था महाराज, मैंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हाथी और चुंटी का है। शास्त्री, फिर उसकी क्या हालत थी? जनरल चौधरी, वो उठकर बैठ गया था महाराज। राधा कृष्णन, वो उठकर बैठ गया था? आपका मतलब है कि उसका मोरल डाउन नहीं हुआ था? जनरल चौधरी, मेरा यही मतलब है महाराज, वो सिर्फ उठकर ही नहीं बैठ गया था बल्कि मुस्कुरा भी रहा था और मेरे लिए उसकी मुस्कुराहट इंतहाई तकलीफ दे थी। कृष्णमाचारी, जनरल साहब, ये आपकी गलती थी। उसने ये समझा होगा कि आप मजाक कर रहे हैं। आपको हाथी के मुकाबले में चुंटी की बजाय किसी ऐसे जानवर का जिक्र करना चाहिए था जो कद या वज़न में हाथी से 4 या 5 गुना कम हो। मेरा मतलब है कि भारत के हाथी के मुकाबले में आप पाकिस्तान को घोड़ा या ऊँट तो कह सकते थे लेकिन चूंटी नहीं कह सकते थे। क्यों चौन जी, आपका क्या ख्याल है?